जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं मोस्ट रिपीटेड कंप्यूटर क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी कि जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड सारे जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं शिवांश सर आपका, आप जुड़े हैं मिशन विद आकाश के साथ। तो देखिए आज की सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि आज का जो हमारा क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कहां से हैं? क्वेश्चंस फ्रॉम 19 मार्च 2021 सेकंड शिफ्ट यूपीपीसीएल एग्जाम। यानी कि जितने भी इसमें हम लोग इस पार्ट में जितने भी हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखेंगे वो सारे किससे रिलेटेड होंगे? मतलब 19 मार्च 2021 के जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था एज इट इज सेम क्वेश्चन आपको वैसे ही देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, यानी कि फिर से सुन लीजिए, 19 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था, यानी कि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में यूपीपीसीएल एग्जाम में, उससे उसका मतलब कि सेम क्वेश्चंस आपको आज यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी से रिलेटेड यानी कि इसी तरीके के एक पेपर यानी कि 2 पेपर और हम लोगों ने डाल दिया है पहले ही, उसको भी आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा आपको वीडियो। ठीक है, तो उसको भी जरूर से आप लोग देखिएगा, वहां पर भी आपको सेम क्वेश्चन पेपर के सेम क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और वो भी सेम टू सेम बहुत ज्यादा रिपीट हुए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो फिर आज इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोल रहा है? Which keyboard shortcut is used to move the insertion point to the beginning of the Microsoft document? यानी कि Microsoft Word document के रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इससे हमसे क्या बोल रहा है कि इंसर्शन पॉइंट को Microsoft Word document की शुरुआत में ले जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट फिर भी हम आपको रिवाइज करवाते हैं। इसमें बोल हमसे क्वेश्चन ये रहा है कि जो हमारा कर्सर होता है, ठीक है, यहाँ पे जो इंसर्शन पॉइंट लिखा है उसका मतलब यहाँ पर कर्सर से है। ठीक है, इंसर्शन पॉइंट मतलब कि कर्सर। तो जो हमारा जो कर्सर होता है वो कर्सर को अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हमारा कोई डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट के हमको बिगिनिंग पे ले जाना है, यानी कि स्टार्टिंग पर ले जाना है हमें उस डॉक्यूमेंट को, तो हम लोग किस चीज का यूज करें, यानी किस शॉर्टकट की का हम लोग यूज करें जिससे हम लोग बस वही शॉर्टकट की हम लोग यूज कर लें और हम लोग डायरेक्ट जहां पर वो डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है हम वहां पर पहुंच जाएं बिना किसी एक्स्ट्रा मतलब माउस की मदद से या माउस बॉल जो बॉल होती है उसको राउंड किए बिना, या फिर डायरेक्ट हमें पहुंचना है उस पर ही बिना स्क्रॉल किए हुए। ठीक है, तो किस शॉर्टकट की का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या है हमारे पास? कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंड, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस होम, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, तो हमारे लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस होम। ठीक, कंट्रोल प्लस होम अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो कंट्रोल प्लस होम प्रेस करते ही हम कहां पहुंच जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके एकदम स्टार्टिंग पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इक्वल टू 256 निब्बल्स, यानी कि निम्नलिखित में से विकल्प कौन सा विकल्प 256 निब्बल्स के बराबर है? ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, कई बार पूछा हुआ है, सिर्फ यूपीपीसीएल एग्जाम में ही नहीं कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब इसको बताता हूं मैं, यानी कि क्या करेक्ट आंसर होगा? ए 4 KB, बी 128 बाइट्स, सी 1 KB, या फिर डी 512 बाइट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 128 बाइट्स। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मतलब ये 256 निब्बल्स जो थे हमारे पास 256 जो ये निब्बल्स थे वो कैसे बराबर हो गए 128 बाइट्स से। ठीक है, 128 बाइट्स के बराबर ये कैसे हो गए? अगर आपको ये चीज जाननी है ना तो मेरी एक वीडियो है इसी चैनल पर, इसी आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, वहां पर आपको एक स्टोरेज यूनिट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, वहां पर मैंने आपको इसका कन्वर्जन बताया हुआ है। ठीक है, कि कितने निब्बल्स से कितने बाइट्स बनते हैं। ठीक है, तो वो चीज जैसे ही आप लोग को पता चल जाएगा वैसे ही आप लोग ये चीज का कन्वर्जन स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, और कन्वर्जन आते हैं कन्वर्जन हमसे पूछे जाते हैं अधिकतर एग्जाम्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग options is the keyboard shortcut for adding a new slide to an existing Microsoft PowerPoint presentation? यानी कि इसको हिंदी में पढ़ लें एक बार। निम्नलिखित विकल्पों में से मौजूदा Microsoft PowerPoint
प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ओके, देखो हमसे सबसे ऊपर पूछा हुआ था एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे ऊपर हमसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमसे पूछा था एमएस वर्ड से रिलेटेड, एंड नाउ यहाँ पर हमसे पूछा है एमएस पावर पॉइंट, यानी कि पीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एमएस पीपीटी से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। अब हमसे ये बोल रहा है कि अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो एक पूरी हमारी प्रेजेंटेशन होती है तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं, तो अगर हमें कहीं पर भी हमें एक न्यू स्लाइड को ऐड करना है तो वहां पर हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, यानी कि कौन सी शॉर्टकट की मदद से हम डायरेक्ट अपने एक माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन की जो हमारी पूरी बनी हुई है, जो हमारी पूरी प्रेजेंटेशन बनी है, उसमें अगर हमें एक स्लाइड को ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की का यूज करके हम ऐड करेंगे। सो ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस एन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एन, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल ऑल्ट प्लस एम। ठीक है, देखो कंफ्यूजन यहाँ पर होता है दो ही चीजों में बेसिकली होता है, या तो कंट्रोल प्लस एम या तो कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को पता होता है इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को क्या पता है कि इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, देखो फर्स्टली यहाँ पर ये दिमाग मत लगाना कि यार ये कैसे हो गया, कंट्रोल प्लस एम कैसे हो गया। ठीक है, कंट्रोल प्लस एम ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ उसी से होता है, मतलब कंट्रोल प्लस एन से ही होता है। यहाँ पर हमारे पास है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। सो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एम। कंफ्यूजन बिल्कुल मत क्रिएट करना, जो बता रहा हूँ उसको एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स कंटिन्यूअस रिफ्रेशिंग टू रिटेन डाटा, यानी कि निम्न में से किसे डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है। यानी कि हमसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए जितने ऑप्शंस हैं तो उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या फिर कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको कि कंटिन्यूअस रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि लगातार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है हमको। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ए ईईपी रोम, बी ई रोम, सी DRAM, या फिर DSRAM। ठीक है, करेक्ट आंसर इनका क्या होगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे फुल फॉर्म हमें पता होने चाहिए सबके। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म से ही आप मैक्सिमम चीजों की आप फंक्शनिंग समझ सकते हो। ठीक है, कि ये किस चीज का क्या काम करता हुआ है। ठीक है, तो चलो फिर यहाँ पे अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि DRAM। DRAM इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ड्रैम। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, DRAM और SRAM का मैं फुल फॉर्म बताऊंगा आपको, ये दोनों का फुल फॉर्म होमवर्क में बताने हैं कमेंट सेक्शन पर। ठीक है, कमेंट सेक्शन पर जरूर से बताना, और क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दिया करो यार आप लोग। ठीक है, मैं कई बार क्वेश्चंस देता हूं होमवर्क के लिए, लोग क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं बट वो कौन से क्वेश्चन नंबर का आंसर है वो नहीं बताते हैं। ठीक है, तो प्लीज उसको भी बताया करिए आप लोग। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सी और डी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सी और डी में क्या बता रहा है, DRAM और SRAM। ठीक है, तो DRAM का फुल फॉर्म देखो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डायनामिक और स्टैटिक, बाकी रैम का फुल फॉर्म हमको पता ही होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, डायनामिक और स्टैटिक ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, चलो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो नीचे दिए गए दो स्टेटमेंट्स हैं हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन ए क्या है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, WinZip डज नॉट डू एनी कंप्रेशन। सेकंड, लिनक्स इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, चलो इसको हिंदी में पढ़ ले एक बार। बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। हमें ये बताना है कि जो नीचे दिए गए कथन है, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। ठीक है, चलो ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, WinZip कोई कंप्रेशन नहीं करता है, और सेकंड क्या है, लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, चलो इसका फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, बी फर्स्ट फॉल्स सेकंड फॉल्स, सी फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, या फिर डी फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड ट्रू। ठीक है, तो इसमें अपने जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि कौन सा है जो करेक्ट मतलब इन दोनों स्टेटमेंट्स को दिखाएगा, वो होगा अपना सी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट फॉल्स एंड सेकंड ट्रू। ठीक है, फर्स्ट फॉल्स एंड सेकंड ट्रू। WinZip डज नॉट डू एनी कंप्रेशन, ये गलत है, ये गलत है। WinZip हमारा कंप्रेशन करता है, एंड लिनक्स इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड ऑब्वियस ये तो सही होगा क्योंकि हमें पता है लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6,
क्लिक द डैश इफ यू वांट टू गेट अ विंडो और आउट ऑफ द स्क्रीन टेम्पोरेरीली विदाउट क्लोजिंग इट। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, हिंदी में पढ़े इसको। यदि आप विंडो को बंद किए बिना अस्थायी रूप से विंडो या स्क्रीन से बाहर निकलना चाहते हैं तो डैश पर क्लिक करें। यानी कि देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे कि हम किसी विंडो या फिर किसी स्क्रीन से हम टेम्परेरीली आउट आ सकते हैं, यानी टेम्परेरीली उससे हम बाहर आ सकते हैं बिना उसको क्लोज किए हुए। ठीक है, बिना उसको क्लोज किए हुए हम किस ऑप्शन की वजह से, किस अपने टूल की मदद से हम बाहर आ सकते हैं बिना उसको बिना उसको परमानेंटली बंद किए, टेम्परेरी बंद करके हम उसके बाहर आ सकते हैं। सो ऑप्शन ए क्या है, स्क्रॉल बार, ऑप्शन बी मिनिमाइज बटन, ऑप्शन सी स्टेटस बार, या फिर ऑप्शन डी मैक्सिमाइज बटन। देखो अब यहाँ पे क्या देखना कि यहाँ पे तुम्हारे कौन कौन सा ऑप्शन काम का नहीं है। अगर क्वेश्चन को नहीं भी समझ में आ रहा है तो देख लो, थोड़ा सा समझे ही हो कि कैसे हम टेम्परेरीली आउट आ सकते हैं किसी भी विंडो के। तो देखो स्क्रॉल बार करने से क्या होता है, हम ऊपर नीचे जाते हैं, अप या डाउन जाते हैं किसी भी स्क्रीन पर। मिनिमाइज से क्या होता है बाद में देखते हैं इसको। स्टेटस बार क्या होता है, अपना नेम दिखाता है, ठीक है, या फिर जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसको दिखा रहा होता है। मैक्सिमाइज बटन ऑब्वियस सी बात है, विंडो को ये पूरा मैक्सिमाइज कर देता है। ठीक है, पूरा ये मैक्सिमाइज कर देगा। ठीक है, और देखो अब यहाँ पर क्या बच रहा है, ऑप्शन बी। सो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि देखो मिनिमाइज बटन से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, ये हमारी स्क्रीन होती है, यहाँ पर 3 फंक्शंस की होती हैं। ठीक है, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन या फिर मैक्सिमाइज बटन होता है, और या फिर ये क्रॉस होता है। ठीक है, ये 4 बटनें होती हैं हमारे पास। तो मिनिमाइज की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारी पूरी स्क्रीन होती है इसको हम लोग एक नीचे छोटे से आइकन में भेज देते हैं और हमें जो भी काम होता है उसको करके फिर इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन हम लोग को थोड़े थोड़े याद रखने हैं। देखो जनरल लाइफ जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं उसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, बस लोगों को काम करना आता है लेकिन वो किस पर क्लिक कर रहे हैं या उसका फंक्शन क्या है और क्या फंक्शन उसी से सेम बटन हो सकता है, ये बारे में जानकारी नहीं होती है। सो वही वो क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अ सीपीयू डायरेक्टली इंटरैक्ट्स विद अ डैश टू एक्सेस डेटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी कि इसमें हिंदी में क्या है इसको समझते हैं। एक सीपीयू प्रोग्राम निष्पादन के दौरान डेटा तक पहुंचने के लिए सीधे डैश के साथ इंटरैक्ट करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है कि जो हमारा सीपीयू होता है वो डायरेक्टली किससे इंटरैक्ट करता है, ताकि वो डेटा से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम मतलब डेटा को एक्सेस कर सके। ठीक है, हिंदी में इसको समझाएं तो सीपीयू किसकी मदद से हमारे पास जो भी हम डेटा, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो वो सीपीयू किसकी मदद से या किससे इंटरैक्ट करके डेटा को यूज करता है। ठीक है, डेटा को किसकी मदद से वो यूज करके एक्सेस करता है। ठीक है, किसकी हेल्प से होता है वो, ए रोम, बी रैम, सी मैग्नेटिक टेप या फिर डी हार्ड डिस्क। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसकी मदद से करता है वो, ऑप्शन डी हमारा, यानी कि रैम की मदद से वो ये काम करता है। ठीक है, रैम की मदद से क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, सबसे पहले रैम से बोलता है कि भैया हमको ये चीजें चाहिए, हमको तुम ये चीज उपलब्ध करा दो, ये डाटा। ठीक है, क्योंकि हमको ऐसा ऐसा इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, ऐसा ऐसा हमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मिल रहा है, हमको ये करना है। ठीक है, तो रैम की मदद से ही आप लोगों ने रैम के बारे में सुना भी होगा, फोन में हमारे रैम रोम होती है, यानी कि स्टोरेज और रैम। ठीक है, रैम पे ही तो सारे एप्स हमारे वर्क कर रहे होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सीपीयू होता है, सीपीयू भी तो रैम पर ही सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को रन आउट करा रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग ये चीज चुन लेंगे, यानी कि रैम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, which of the following facilitates creating and printing letters and emails on labels and envelopes for a group of person in Microsoft Word। देखो अब इसकी एक मैं ट्रिक बताता हूं आपको। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए लेबल और लिफाफों पर पत्र और ईमेल बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज देखना है कि जहां पर आपके लेटर की बात आ जाए या ईमेल और आपके लेबल्स और एनवेलप्स इस तरीके की बात आ जाए, लेटर से रिलेटेड कुछ भी, और आपसे बोल दे ग्रुप ऑफ पर्सन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो भाई एक चीज याद रख लेना, वहां पर आपसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम बी यानी कि मेल मर्ज के बारे में ही क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, पिवट टेबल होता है, इससे मतलब इन्हें पेजिनेशन भी नहीं, ड्रॉप कैप आगे यूज है इसका, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझ के चलना, मेल मर्ज ही होगा वो। अगर ग्रुप ऑफ पर्सन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया हुआ है उसमें, और लेटर्स और ईमेल्स हैं। ठीक है, लेटर्स और ईमेल्स हैं, तो यहाँ पर ध्यान से ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके किसको दिखाएगा, मेल मर्ज के लिए वो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, किसके लिए है वो, मेल मर्ज के लिए है।
चलो आगे बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू गो टू द लास्ट सेल ऑफ अ रो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। देखो फर्स्टली हमको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझो, ऐसे ऐसे जो दी होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये हमारी रोज होती हैं। ये क्या होता है हमारा, ये होते हैं हमारे रोज। ठीक है, और उसके बाद जो ये ऐसे ऐसे मतलब ये सीधा रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये जो सीधी सीधी लाइन जा रही है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, कॉलम्स कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमसे ये बोल रहा है कि अगर हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करें तो जिससे हम क्या कहां पहुंच जाएं, जो ये रोज से हमारे जो सेल्स हैं। ठीक है, ये हमारी जो एक एक सेल है जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारी एक एक सेल है, इस सेल वाली जो रो है, ठीक है, इसके रो में हम एकदम लास्ट में पहुंच जाए कौन से शॉर्टकट की मदद से। ठीक है, हमें रोज में सबसे लास्ट पे जाना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी एमएस एक्सेल में। ठीक है, ऑप्शन ए ऑल्ट कंट्रोल प्लस राइट एरो, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस राइट एरो, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस टॉप एरो, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। देखो फर्स्टली टॉप एरो तो होगा ही नहीं क्योंकि हमें ऊपर जाना नहीं है। ठीक है, ऊपर तो हमें कतई नहीं जाना। ठीक है, लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो यार देखो हमसे क्या पता। देखो एक चीज, अगर आपने एक्सेल यूज करी होगी तो आप जानते हो कि जब भी हम एक्सेल पर वर्कआउट कर रहे होते हैं, हम यहां से यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे होते हैं और राइट की तरफ जाते हैं हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम लोग लेफ्ट से राइट से स्टार्ट कर रहे हैं और लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हम लोग हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे होते हैं और राइट की तरफ जाते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो हम ऑब्वियसली इधर आएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है इधर आने का। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, टॉप एरो नहीं होगा और ना ही अपना लेफ्ट एरो होगा। ठीक है, बच्चे कौन से, ये राइट एरो वाले, और ऑब्वियसली हम लोग राइट की तरफ ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हम लोग जो भी शॉर्टकट की यूज होती है उनमें हम लोग मैक्सिमम कंट्रोल का ही यूज करते हैं। तो अपना रिक्वायर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंट्रोल प्लस राइट एरो। ठीक है, कंट्रोल प्लस राइट एरो अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो हम लोग जो हमारी ये जो सेल्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट ऐसे करके जो हमारी सेल्स होती हैं, तो इसकी जो रोज की जो सबसे लास्ट वाली सेल होगी, रो की जो सबसे लास्ट वाली सेल होगी, हम वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 10th क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसको ध्यान से समझते हैं। हमसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ ग्लोबल कलेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डिवाइसेस कॉल्ड राउटर्स एंड यूज अ कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर डाटा ट्रांसमिशन। यानी कि इसको हिंदी में पढ़ लें, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर नेटवर्क के वैश्विक संग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है जो राउटर नामक उपकरणों द्वारा एक साथ जुड़े हुए हैं और डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रोटोकॉल का एक सामान्य सेट का उपयोग करते हैं। देखो यहां पर हमसे ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक कह सकते हैं वैश्विक संग्रह यानी कि ग्लोबल कलेक्शन है। ग्लोबल कलेक्शन यानी कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर नेटवर्क के कलेक्शन को जो कि आपस में कनेक्ट किए गए हैं किसकी मदद से, राउटर्स, यानी जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं राउटर्स की मदद से कनेक्ट किए गए हैं और एक कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं डाटा ट्रांसमिशन के लिए। कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यानी कि प्रोटोकॉल्स मतलब बेसिकली रूल्स समझिए आप लोग। सो कौन से ऐसा नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं जो कि कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को यूज करके कंप्यूटर नेटवर्क्स को राउटर्स की मदद से जब जोड़ दिए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए क्या है, लैन, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी इंट्रानेट, या फिर ऑप्शन डी वीपीएन। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा, ऑब्वियस सी बात है, इसको बहुत सारे लोग बता रहे होंगे, इंटरनेट। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंटरनेट हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को देखिए, घुमा करके पूछा हुआ था यहाँ पर। ठीक है, आपसे क्या क्या बोला कि नीचे दिए गए नेटवर्क में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे कि कंप्यूटर को नेटवर्क मतलब ग्लोबली नेटवर्क से वो कनेक्ट होते हैं और राउटर की मदद से कनेक्ट होते हैं और वो क्या करते हैं, एक कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल यानी कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए वो एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कौन सा अपना करेक्ट आंसर होगा, वो होगा बी, इंटरनेट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्जिन इज नॉट देयर इन द पेज सेटअप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के पेज सेटअप समूह में निम्न में से कौन सा मार्जिन नहीं होता। देखो क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये नॉट वाले जितने वर्ड होते हैं ना, यानी नहीं होता या मतलब नहीं है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं और ये बहुत मेजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट पूछा हुआ है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी पेज मार्जिन
मार्जिन है जो कि पेज सेटअप के ग्रुप में नहीं अवेलेबल होती माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 पर। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये नहीं पूछा हुआ है, नॉट बोला है, नहीं बोला है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, ऑप्शन ए वाइड, ऑप्शन बी नॉर्मल, ऑप्शन सी नैरो या फिर ऑप्शन डी फ्रेम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट देखो, वाइड मतलब पता है चौड़ा चौड़ा, ठीक है, नॉर्मल मतलब आपकी नॉर्मल जो साइज होती है, नैरो मतलब एकदम पतला पतला। ठीक है, तो ये तीनों तो ऑप्शन समझ में भी आते हैं कि हाँ हो सकता है। फ्रेम्ड क्या होता है भैया? पेज मार्जिन में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार, फ्रेम्ड कौन सी पेज मार्जिन होती है? ठीक है, पेज मार्जिन पेज सेटअप से समझना। ठीक है, मार्जिन बोला हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी, फ्रेम्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? Which of the following characteristics of a computer makes it capable to carry out a job without any human intervention? यानी कि कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के किसी कार्य को करने में सक्षम बनाती है? यानी कि हमसे ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर को इतना कैपेबल बना देती है कि वो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब क्या समझ में आ रहा है? मानवीय हस्तक्षेप। मानवीय हस्तक्षेप यानी कि बिना किसी ह्यूमन के इंटरप्शन के बिना वो अपना काम एकदम आराम से कैरी आउट करती चली जाती है। कौन? कंप्यूटर की मशीन्स। ठीक है, चलो तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन ए पेज लेआउट, ऑप्शन बी डिजाइन, ऑप्शन सी रेफरेंसेस या फिर ऑप्शन डी रिव्यू। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रिव्यू। रिव्यू क्या होता है? मतलब ये फिर से देख लेता है ना, मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को ये फिर से देख करके हमको बता देता है कि भैया ये जो सही है वो हमारा जो भी मतलब है ऑप्शन जो है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, हमने जो काम किया हुआ है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? Each MS Excel file is called। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, 3 से 4 बार तो मैंने ही इस क्वेश्चन को देखा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक मेरी जरूर से देखा करिए, लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं हमेशा देता हूँ। प्रत्येक MS Excel फाइल को कहा जाता है। अब ये क्या सबको लग रहा होगा यार ये कितना छोटा सा क्वेश्चन है? ऑप्शन पढ़ो जरा, ए चार्ट शीट, बी PDF, सी वर्कशीट या फिर डी वर्कबुक। क्या बोलोगे इसको? ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको? जो हमारी प्रत्येक MS Excel की फाइल होती है, ठीक है, हमारी जो हर एक MS Excel की फाइल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, फाइल, पूरी फाइल, किसी एक पेज की बात नहीं कर रहा। MS Excel में पेजेस भी होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो वो उस पेज की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर एक फाइल, पूरी की पूरी फाइल के बारे में बात कर रहा है। सो व्हाट इट इज कॉल्ड इज वर्कबुक। ठीक है, वर्कबुक कहलाती है, वो पूरी की पूरी वर्कबुक कहलाती है। और वर्कबुक, ठीक है, वर्कबुक समझ रहे हैं ना? बुक में क्या होता है? शीट्स होते हैं हमारे, ठीक है, डिफरेंट शीट्स होती है हमारी। ठीक है, तो अगर यहां पर पूछता है कि ईच MS Excel पेज, ठीक है, यहां पर अगर पेज कर देता, फाइल की जगह यहां पर पेज कर देता, तो वहां पर हम लोग लिखते हैं वर्कशीट। ठीक है, वहां पर हम लोग क्या लिख देते हैं? वर्कशीट। बट यहां पर फाइल पूछा हुआ है। ठीक है, फाइल, देखो फाइल क्या होती है? पेजेस को इंक्लूड करके बनी होती है। ठीक है, देखो ये हमारा होता है पेज। पेज के मतलब फाइल जो होती है वो पेजेस से मिलकर ही बनी होती है। अगर वो फाइल पूछ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? वर्क बुक। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? वर्कबुक बोलेंगे। वाइल अगर ये पूछता है पेज, व्हाट MS Excel पेज इज कॉल्ड एज, तो वहां पर हम इसको लिखेंगे वर्कशीट। ठीक है, वहां पर हम इसको क्या लिखेंगे? वर्कशीट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? As of May 2019, what is the latest version of Windows operating system? यानी कि मई 2019 तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मई 2019 तक लेटेस्ट वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए विंडोज 8, ऑप्शन बी विंडोज 16, ऑप्शन सी विंडोज 7 या फिर ऑप्शन डी विंडोज 10। ठीक है, तो इसका जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? यानी कौन सा लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है? एंड दैट इज विंडोज 10। मोस्ट फेमस, लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं इसको। ठीक है, विंडोज 10 हमारा मई 2019 तक लेटेस्ट वर्जन था। एंड देन प्रेजेंट में कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, मैं ये भी आपको रिमाइंड करा दूं आपके पेपर्स के लिए, वो है विंडोज 11। ठीक है, विंडोज 11 आपका प्रेजेंट में लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। अगर आपका आता है अभी इस हाल का कोई डेट दे करके आपसे पूछता है तो वहां पर आप लोग किस पे क्लिक करेंगे? विंडोज 11।
ठीक है, विंडोज 11। ठीक, चलो और एक चीज, हाँ देखो लिखा हुआ है ना, करंटली द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज विच इज अवेलेबल इन द मार्केट इज विंडोज 11। ठीक है, विंडोज 11 ध्यान में रख लीजिएगा, इस चीज को नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, बहुत और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपके अधिकतर आपको देखने को भी मिलता होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, लिंक इमेज और आइकन ऑन अ वेब पेज एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड अ एन। ठीक है, यानी किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर लिंक इमेज और या आइकन को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है कि जो भी हमारा वेब पेज होता है, ठीक है, वेब पेज पर हम लोग अधिकतर देखते हैं कि वहां पर अगर हमने किसी भी चीज पर क्लिक कर लिया, देन वहां पर एक पूरी दूसरी साइट खुल जाती है। और वो क्या होता है, वो हो सकता है जिस पर भी हमने क्लिक किया हो, वो हो सकता है कोई एक लिंक हो, कोई एक इमेज हो, या फिर कोई एक आइकन हो। ठीक है, या फिर हम लोग कई बार एड्स पर भी देखते हैं ना, आजकल तो काफी ज्यादा एड वगैरह आते हैं, हम लोग साइट जब ओपन करते हैं तो वहां पर भी हो सकता है कि वो भी वो कि क्या हो सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए हाइपरलिंक, बी यूआरएल्स, सी प्लगइन्स, या फिर डी प्लगऑन्स। ठीक है, तो क्या होता है वो, जब हम किसी वेबसाइट पर रैंडमली क्लिक करते हैं और वो हमको दूसरी वेबसाइट पर ले जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, ए हाइपरलिंक। वो क्या होता है हमारा, हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक क्या करता है कि एक वेबसाइट, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे कैसे हमें जाना है, वो उस तरीके से काम करता है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, जरूर से कमेंट सेक्शन पर कमेंट किया करो और बताया करो। फीडबैक जरूर देना यार कि वीडियो कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, चलो फिर और इंप्रूवमेंट की जो जरूरत हो वो भी बताना। चलो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।